खूबसूरत, इतने दिल फरेब और दिलनशीं इंसान हैं कि जब मैं उनसे बात करता हूँ तो पता चलता है कि मैं किसी बड़े लिखे शख्स से बात कर रहा हूँ। उनका लहजा, बड़े खुश मिजाज, खुश लिबास, खुश अखलाक, ये तमाम खूबियाँ उन्हें पाई जाती हैं। तो ऐसे कम लोग पैदा होते हैं। उसके बाद आप नौशाद साहब की तरफ आ जाइए। नौशाद साहब ने भी ऐसी मौसीकी दी है कि नाकाबिल फरामोश, ऐसे ऐसे गाने उन्होंने बनाए। और उनके बेटे भी मेरे दोस्त हैं, राजू नौशाद साहब भी मेरे दोस्त हैं। अच्छा उनके साथ मेरा रहता है। उसके बाद मैंने उषा टिमोती जी से बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ 22 साल काम किया और मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ और सीखता रहूँगा। मैं उनसे पूछता हूँ कि वो कैसे रियाज़ करते थे, किस तरीके से करते थे। मैं जब भी पाकिस्तान में मेरे प्रोग्राम्स होते और उनमें मैं कोई भी गाना रिकॉर्ड करवाता तो सबसे पहले मैं गाना रिकॉर्ड करवा के उषा जी को भेजता हूँ। उनमें से फिर वो गलतियाँ मेरी निकालती हैं कि इसमें ये वाली जगह जो है ये दोबारा ले लें, ये इस तरह है, ये मुर्की इस तरह है, इसको इस तरह कर लें। तो फिर मैं जाके भी दोबारा करता हूँ। तो ये इस तरह मैंने उषा जी से भी बहुत कुछ सीखा है। कि प्यारे लाल जी से भी अपना मुलाकात हुई और रविंदर जैन से भी मुलाकात हुई और भी बहुत सारे मौसीकारों के साथ, सिंगर्स के साथ, सबके साथ मुलाकातें अपना रही करी। माशाल्लाह बड़ा तजुर्बा है आपका इस फ़न के इस मैदान में, मौसीकी के इस मैदान में। नए आने वाले जो गुलकार हैं उनको अपने तजर्बे की बुनियाद पे आप क्या मशवरा दे सकते हैं? नाज़रीन को बताएं ज़रा। जो नए आने वाले हैं, मैं एक तो ये कहूँगा कि अगर आपने गाना सीखना है तो वो मेरा ख्याल कहता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब से बढ़ के तो कोई भी नहीं है। आप उनको गाएं, उनके तलफ़्फ़ुज़ को ख्याल करें और उनका देखें बेस और पिच और उनका जो मिड ऑक्टेव था वो कैसा खूबसूरत था कि आज तक पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा सिंगर नहीं है कि जिसने रफ़ी साहब की तरह गाया हो। तो मैं जो नए आने वाले हैं उनको यही कहूँगा कि उनसे सीखना चाहिए। बाज़ लोगों ने तो उनके गाने को बहुत ख़राब किया है और अगर गाने को ख़राब ही करना है तो उससे बेहतर है कि इंसान ना ही गाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं जिन्होंने रफ़ी साहब के गानों को ख़राब किया है, बजाय कि उनको थोड़ा सा और मिठास उसमें पैदा करते या कुछ और करते, और तलफ़्फ़ुज़ का ही वो बेड़ा गर्क करके रख दिया उन लोगों ने। और ऐसा ना करें, गाएं तो अच्छा गाएं, नहीं तो ना गाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप हमारे जितने भी लेजेंड्स गुलकार थे, जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर साहिबा, मैडम नूरजहां साहिबा, उसके बाद मेहदी हसन साहब, ग़ुलाम अली साहब, तो इस तरह अगर आप उनको आप देखेंगे कि वो उनका गायकी का अंदाज़ क्या था। और इनमें सबसे बेहतर जो अंदाज़ था अगर पाकिस्तान में किसी फीमेल को देखा जाए तो वो मैडम नूरजहां साहिबा हैं। उसके बाद क्योंकि उनका गाना बड़ा खुला था, वो गज़ल गायक नहीं थी, गज़ल उन्होंने गाई लेकिन वो खुला गाना गाती थी। इसी तरह ही मोहम्मद रफ़ी साहब भी उसी तरह ही थे कि वो उनका गाना जो था वो बहुत खुला गाना था, उनका तलफ़्फ़ुज़ जो था वो बड़ा खूबसूरत था, उनके गले की जो मुर्कियाँ थी वो बहुत खूबसूरत थी। तो इसलिए जो भी नए सिंगर आ रहे हैं, मेरी तो उनसे गुजारिश यही है कि आप मोहम्मद रफ़ी साहब को, लता मंगेशकर साहिबा को, आशा जी को, इन लोगों को मद्देनज़र रखते हुए गाने को सीखें और गाने को गाएं। या वो कहीं भी किसी उस्ताद के पास जाते हैं, वो सिखाते हैं, तो उस्ताद जितने भी हैं वो बेहतर और अच्छा ही सिखाते हैं, लेकिन स्टाइल आपने खुद बनाना होता है इंसान ने कि मैं कौन सा, मेरी आवाज़ क्या है और मैं उसी हिसाब से मैं वो गाऊँ। अब कुछ लोगों की आवाज़ बहुत वो बस मिड ऑक्टेव तक ही जा सकते हैं, आगे नहीं जा सकते, लेकिन वो रफ़ी साहब का गाना पकड़ लेते हैं, लता जी के वो गाने जो वो थर्ड ऑक्टेव में आते हैं वो पकड़ लेते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं गा सकते। तो इसलिए और फिर वो क्या करना है, उसके सुर को नीचे करना पड़ता है। अगर आप सुर को नीचे करेंगे तो उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो चाशनी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए जब भी आप गाएं और देखें कि आपकी आवाज़ की जो रेंज है वो कहाँ तक है, क्योंकि म्यूज़िक डायरेक्टर जब भी कोई
طرز بناتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ یار میں یہ محمد رفیع صاحب کے لیے بنا رہا ہوں، لتا جی کے لیے بنا رہا ہوں، طلعت محمود صاحب کے لیے بنا رہا ہوں، یا کس کے لیے بنا رہا ہوں، تو وہ اتنے میں ہی رہتے تھے، وہ اس سے اوپر نہیں جاتے تھے کہ تاکہ گانے والے کو پرابلم نہ آئے۔ تو اس لیے میری گزارش یہی ہے کہ جب بھی یہ نئے آنے والے جتنے بھی سنگرز ہیں، اللہ ان کو دن دگنا رات چگنا ترقی دے، کہ بس کاپی کریں تو کسی اچھے شخص کو کریں اور اپنی آواز کی رینج کو دیکھتے ہوئے پھر کریں۔ بیگ صاحب آپ نے گانے تو بہت گائے ہوں گے، جی ہمارے ناظرین کو کوئی اپنا انتہائی پسندیدہ گانا کچھ اشعار سنانے چاہیں گے آپ؟ ہاں بالکل، میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے طلعت محمود صاحب بہت پسند ہے، میں ان کو بڑے جو ہے پسند کرتا ہوں، ان کو اکثر رات کو ان کی غزلیں سنتا ہوں۔ تو سجاد حسین صاحب کی موسیقی میں ایک ان کا گانا بڑا ہی پاپولر ہوا، تو وہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ ہوا یہ رات یہ چاند تیری ایک ادا پہ نثار ہے، مجھے کیوں نہ ہو تیری یار، تیری جستجو میں بہار ہے، یہ ہوا یہ رات یہ چاند۔ تو یہ گانا ان کا مجھے بہت ہی پسند ہے۔ تو رفیع صاحب کے بھی اسی طرح مجھے بہت گانے پسند ہیں، اور ان کے گاتے ہی ان کو ہے، تو ان کا بھی ایک آدھ استائی وہ بھی سناتا ہوں۔ تم نے مجھے دیکھا ہو کر مہرباں، رک گئی یہ زمین، تھم گیا آسمان، جانے من جانے جا تم نے مجھے دیکھا۔ اور اسی طرح مجھے مقیس صاحب بھی بڑے پسند ہیں، ان کو بھی میں کبھی کبھار تھوڑا گنگناتا ہوں، جیسے کہیں دور جب دن ڈھل جائے، سانجھ کی دل بدن چرائے چپکے سے آئے، میرے خیالوں کے آنگن میں کوئی سپنوں کے گیت جلائے، گیت جلائے، کہیں دور جب دن ڈھل جائے، سانجھ کی دل بدن چرا چپکے سے آئے۔ جی اب میں ناظرین کو بڑے کچھ دلچسپ واقعات میرے ساتھ جو ہوئے ہیں وہ پاکستان میں بھی ہوئے، پاکستان سے باہر بھی ہوئے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں شاپنگ کرنے کے لیے ہم لوگ گئے ہوئے تھے، میرے فیملی کے ساتھ تھا، تو ہم ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر ہم کھڑے تھے، تو میں گاڑی میں تھا، تو ایک دور سے ٹریفک سارجنٹ جو تھا اس نے شیشے سے مجھے دیکھا تو نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کہ گاڑی کو نا آگے لے جائیں، مین روڈ کے اوپر کھڑی ہوئی تھی، تو میں گاڑی میں بیٹھا رہا۔ میں نے کہا تھوڑی دیر بعد یہ صاحب جو ہیں یہ میرے پاس آئیں گے، وہ خود ہی آگے میرے پاس، تو آ کے دیکھتے ہی کہتے ہیں ارے بیگ صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو سر میری جو وائف ہیں وہ آپ کی بہت بڑی فین ہیں، تو میں آپ کی بات کروانا چاہتا ہوں۔ جب میری ان کے ساتھ بات ہوئی تو وہ کہنے لگیں کہ یہ بتائیے کہ آپ جب پروگرام کرتے ہیں اس میں آواز تو رفیع صاحب کی ہوتی ہے، لیکن لپ سنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ نہیں، آواز بھی میری ہی ہوتی ہے، وہ رفیع صاحب کی نہیں ہوتی، کیونکہ رفیع صاحب کی آواز تو بڑی خوبصورت، گو کہ ان کی جو میری آواز ہے وہ ان کے ساتھ ملتی ہے، بالکل وہی انگ وہی چیز ہوتی ہے، لیکن رفیع صاحب تک پہنچنا تو بہت مشکل بات ہے۔ لیکن اس طرح کے بہت سارے واقعات ایسے میرے ساتھ ہوئے، جیسے میں امریکہ میں تھا، تو میں انڈر گراؤنڈ اسٹیشن کے لیے ٹرین کے لیے جا رہا تھا، تو اونچی اونچی آواز آنی شروع ہو گئی، محمد رفیع صاحب محمد رفیع صاحب، اونچی اونچی آواز آ رہی ہے۔ میں نے کہا یار یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو دیکھا کہ ایک شخص وہ جالی کے اوپر لگا ہوا، زور سے اس نے آواز دی، تو میں نے ایسے کر کے دیکھا اوپر، تو میں نے کہا جی فرمائیے، تو کہنے لگا سر میں آپ کا نام بھول گیا، تو فوراً اس کا نام یاد آ گیا، کہتے بیگ صاحب میں بڑا ایکسائٹڈ تھا آپ کو دیکھ کے، تو
मेरे बिल्कुल ये जो मुझे आपका नाम नहीं याद रहा, तो फिर मैंने, क्योंकि आप मोहम्मद रफ़ी साहब को ही गाते हैं, तो इसलिए मैंने फिर वही जो है वो उनका नाम पुकार के आपको आवाज़ दी। मैंने कहा कोई बात नहीं है। तो इस तरह ये मामलात होते रहते हैं हमारे साथ। हाँ, असल में बिल्कुल, वैसे तो आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। असल में हकीकत ये है कि इंसान सारी ज़िंदगी ये सीखता ही रहता है। मैं तो ये नहीं देखता कि कोई मुझसे बड़ा है या मुझसे छोटा है, वो मुझे अपना उसे सीखना, या मैं किसी छोटे से चीज़ जो है वो ना सीखूं, मैं सीखता हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं देखता हूं कि ये अगर कोई बच्चा अच्छा गा रहा है तो मैं देखता हूं कि वो किस तरीके से गा रहा है, कैसा गा रहा है, या किसी ने अच्छे कपड़े पहने हैं तो वो मैं सीखता हूं उससे कि यार ये ड्रेसिंग जो है वो किस तरीके की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो ये जो सीखने के मराहिल हैं, ये तो इंसान सारी ज़िंदगी वो सीखता ही रहता है। तो इसमें ये कभी भी नहीं होता कि इंसान जो है वो मुकम्मल हो सकता है, वो इनकम्प्लीट ही रहता है। तो बाकी गाने का ताल्लुक जो है वो सीखने का, तो वो भी इसी तरह ही है कि इंसान आज कोई सीखा है और कल कोई सीखा है। कि अब जब हम मोहम्मद रफ़ी साहब को हर शक्ल में देखते हैं कि उनकी जो क्लासिकल गाने हैं उनको भी हम देखते हैं कि उनके क्लासिकल गाने कितने खूबसूरत थे, और कोई राग ऐसा नहीं जिसमें उन्होंने ना गाया हो। बल्कि मुझे याद है कि एक दफ़ा मन्ना डे साहब रफ़ी साहब के पास आए कि रफ़ी यार ये देखो मैंने इस राग में गाना गाया, आज तक कभी किसी ने नहीं गाया। तो रफ़ी साहब बड़े खुश हुए और सुना, और बल्कि बड़ी दाद दी। और कुछ ही दिनों के बाद उनका जो गाना था वो उन्होंने रेडियो पे सुन लिया मन्ना डे साहब ने। उन्होंने कहा यार ये तो रफ़ी साहब ने पहले गा चुके हैं। तो रफ़ी साहब के पास मन्ना डे साहब आए तो आके कहने लगे कि यार आपने मुझे बताया नहीं कि आप इस राग में पहले गा चुके हैं। तो मन्ना डे साहब कहने लगे कि रफ़ी साहब कहने लगे कि यार मन्ना डे आप उस दिन इतने खुश थे तो मैं आपकी नहीं चाहता था कि खुशी जो है वो ज़रा मध्यम पड़ जाए, तो इसलिए मैंने नहीं कहा कि मैंने ये गाया हुआ है। तो रफ़ी साहब बहुत बड़े इंसान थे। उनका जो था गायकी का जो सफ़र था वो बहुत तवील है। जितना भी हम सीखते रहेंगे वो सीखते ही जाएंगे। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार। सर ये बड़ा एक तवील सफ़र है जो मैंने शुरू किया, और तकरीबन हर मुल्क में ही परफॉर्म किया है। जैसे कि जापान में भी किया, इसके बाद इंडिया में किया, अमेरिका किया, कनाडा किया, इंग्लैंड किया, दुबई, और पता नहीं कौन कौन से मुल्क अब तो याद ही नहीं है, और कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिनमें किया है। तकरीबन सभी स्टेट्स में किए हैं प्रोग्राम। लेकिन ख़ासकर जो साउथ अफ्रीका में भी प्रोग्राम किए बहुत, जो कि वहाँ पे उर्दू बोली ही नहीं जाती, लेकिन वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब को ही गाया जाता है। और किशोर साहब को भी लोग सुनते हैं, मुकेश साहब को भी सुनते हैं, लेकिन ज़्यादा मोहम्मद रफ़ी साहब को ही पूरी दुनिया में सुना गया है। लेकिन जो मैंने इंडिया में चंडीगढ़ में परफॉर्म किया, उसकी यादें जो हैं वो मेरे साथ हैं अभी तक। कि वो प्रोग्राम जो था वो तकरीबन शाम को कोई 6 साढ़े 6 बजे स्टार्ट हुआ, और वो प्रोग्राम सुबह 3 बजे तक प्रोग्राम रहा। और ऐसा प्रोग्राम वो रहा कि बयान से बाहर है कि मुझे 3 दफ़ा उसमें एंट्री उस प्रोग्राम में दिलवाई गई। और वो जो हमारे थे कंपेयर करने वाले थे, तो वो कहने लगे कि आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 6 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ है और सुबह 3 बजे तक। और उसमें क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब के हवाले से ही वो प्रोग्राम था, और मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई प्रोग्राम 9 घंटे तक प्रोग्राम चला हो। और इतना उन लोगों ने सुना जहाँ भी गए, और वहीं वो क्या कहते हैं कि जहाँ गए वहाँ दास्तान छोड़ आए। तो अच्छा एक सफ़र रहा बहुत, और हर जगह पे बहुत ही प्यार मिला। अमेरिका में तो तकरीबन कोई जगह मेरे ख्याल में छोड़ी नहीं है। इसी तरह कनाडा में भी हर जगह ऐसा ही हुआ है कि वहाँ प्यार ही मिला है सब। क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब को प्यार करने वाले जो हैं वो बहुत लोग हैं। कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जो मोहम्मद रफ़ी साहब को ना प्यार करता हो। और
वो थे ही ऐसी शख्सियत के मालिक, इतने फरिश्ता सिर्फ इंसान थे। मेरे ख्याल में आप कोई भी सिंगर ले लीजिए, कभी भी किसी की बरसी बड़ी मुश्किल से मनाई जाती है, लेकिन वाहिद मोहम्मद रफ़ी साहब हैं जिनकी बरसी हर साल मनाई जाती है और लाखों उनके चाहने वाले जो हैं वो मनाते हैं। नाजरीन, हम आज की इस महफिल का इख्तिताम करना चाह रहे हैं, तो बस मैं बेग साहब के हवाले करता हूँ कि अपने आखिरी कमेंट्स दे करके हमें नाजरीन से इजाज़त चाहेंगे। तो प्लीज़ बेग साहब। आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरा है आपके साथ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे पहले तो मैं वसीम हैदर साहब का और इनके चैनल का जो हलचल इन्फो टीवी है इनका, उसको ज़रूर देखिए और उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। और आज इनके साथ बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ इस वक्त हम टोरंटो में कनाडा में हैं, तो आज का दिन मेरे लिए बड़ा बेहतरीन और एक यादगार दिन है। मेरी दुआएं हैं इनके लिए कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, खुश रखे और सदा आबाद रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। मगर छोड़ के जाना हमारी मजबूरी है क्योंकि प्रोग्राम का टाइम हो गया है ख़त्म। तो इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं किसी और व्लॉग में। मुझे कामिल भरोसा है कि आपको खालिद बेग के बारे में हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सैयद वसीम हैदर और हमारी पूरी टीम खालिद बेग साहब की ममनून है कि आपने वक्त निकाला और हमारी इस कोशिश में शामिल हुए। और अब अनीना फिदा को दीजिए इजाज़त, जल्द फिर मुलाकात होगी और अल्लाह के हवाले अल्लाह निगहबान। कीप वॉचिंग हलचल इन्फो टीवी।